हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट के ऊपर। तो फाइल इनपुट आउटपुट से जस्ट प्रीवियस जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 उसके अंदर हमने देखा था कंसोल इनपुट आउटपुट। या अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 18 तक के जितने भी प्रोग्राम हमने सोल्व करे, जितने भी प्रॉब्लम्स को सोल्व करा है, उन सभी के अंदर हमने क्या करा है, कोई ना कोई डेटा कीबोर्ड से एंट्री करी है, उसके अकॉर्डिंग कोई कैलकुलेशन हुई है और उनके हमारे पास में आउटपुट आया हमारे पास कंसोल के ऊपर। कौन सा मतलब, जो हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट है उसके ऊपर हमारे सामने आउटपुट प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम एक्चुअली में बात करें तो क्या केवल इतना सा करने से हमारा काम हो जाता है? क्या हम इतना सा करने के बाद में सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब ये है कि हमारा कोई ना कोई डेटा हमारे पास में ऑलरेडी स्टोर्ड होगा। उस डेटा के ऊपर कुछ मैनिपुलेशंस होंगे, कुछ कैलकुलेशंस होगी और उनके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट शो होगा कि डेटा फिल्टर होगा या जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन करा है कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, अकाउंट के ट्रांजैक्शन को कैसे मेंटेन करना है। लेकिन उसी टाइम पे हमने ट्रांजैक्शन को एंट्री करी और उसी टाइम पे हमने डिस्प्ले में चेक कर लिया। अब जब तक हम उस एप्लीकेशन को बंद नहीं करें तब तक तो वो डेटा उसके पास में स्टोर्ड है, वो बफर में उसके पास में स्टोर्ड है, उसको यूज कर ले। जैसे हमने एप्लीकेशन क्लोज करी वो सब कुछ क्लियर हो जाता है, हमें वापस से नए स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट से थ्रू काम करने से हमारा काम होगा नहीं, हमें डेटा स्टोरेज के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब दूसरी बात ये हो सकती है कि हम उसको मेमोरी में स्टोर करके रख लें, कैसे करें। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की एप्लीकेशन उसको बंद नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमने जो एक्सी बनाई है, सॉफ्टवेयर बनाया है, अगर उसको हम क्लोज ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल डेटा की एंट्री करते जा रहे हैं और हमारा काम करते हुए जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास में मेमोरी जो अवेलेबल होती है वो लिमिटेड होती है। वो मेमोरी जैसे फुल होने लगेगी तो हमारी एप्लीकेशन स्लो होने लग जाएगी, तो भी हमारा काम होगा नहीं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे डेटा को दूसरी जगह पे सेव कर देते हैं, जिनको कि जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब उस डेटा को फैच करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस होते हैं, मैनिपुलेशंस होते हैं और हमारा काम प्रॉपर तरीके से चलता है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है फाइल ऑपरेशन। फाइल इनपुट आउटपुट रिलेटेड जितना भी काम होता है ये सब होता है। जैसे कि हम नॉर्मल वर्ड की फाइल के ऊपर काम करते हैं कि कभी भी उसके अंदर एडिट कर दिया, कभी उसके अंदर डिलीट कर दिया, तो इसी तरह का काम हम सी लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते हैं फाइल हैंडलिंग प्रोसेस के थ्रू। तो फाइल हैंडलिंग प्रोसेस के ऊपर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 18 तक के अंदर हमने अभी तक क्या क्या करा, उसके ऊपर रिवाइज कर लेते हैं क्या था। चैप्टर नंबर था गेटिंग स्टार्टेड विद सी, जिसके अंदर की हमने रूल्स ऑफ सी प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करा। हमने सी का पहला प्रोग्राम बनाया कि कैसे सी का पहला प्रोग्राम बनता है और कैसे उसको एग्जीक्यूट हम करवाते हैं। चैप्टर नंबर 2 था हमारे पास सी इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से टाइप डिक्लेरेशन करते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और इनपुट सिंटेक्स कैसे लिखते हैं और आउटपुट सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। ये सब कुछ हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमारे पास रियल लाइफ में भी जैसे आती है कि हमारे पास में अगर दो चॉइस अवेलेबल हो तो उसमें अगर हमें एक चॉइस को चूज करना हो तो हम हमारे इंटेलिजेंस से डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। तो वही चीज हम जब प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किधर होना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन कौन से, इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, ये सब कुछ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने देखा मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर की हमने रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर को किस तरीके से यूज करते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, ये सारा कुछ हमने स्टडी करा था। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने देखा था लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर कोड और ब्लॉक कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना हो, इटरेशन करना हो, तो उसको बोलते हैं लूपिंग सिस्टम की। वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो होता है उसके एक लूप के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, बार बार हमारा एग्जीक्यूट होता रहता है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करा था वाइल लूप को। वाइल लूप के अलावा हमारे पास दो लूप होते हैं, डू वाइल एंड फोर लूप। इन दोनों का डिस्कशन करा था हमने चैप्टर नंबर 6 में। न केवल फोर लूप और डू वाइल, इसके साथ में कॉम्प्लेक्स इटरेशन, जैसे कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप को कॉल करना, एक लूप के अंदर दूसरे तरीके के, मतलब वाइल के अंदर डू वाइल को कॉल करना, वाइल के अंदर फोर को कॉल करना, फोर के अंदर डू वाइल, मतलब एक लूप के अंदर दूसरे लूप को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, नेस्टेड लूप किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो लूप से कैसे हम बाहर आ सकते हैं और लूप के जो इटरेशन होता है कैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन के अंदर स्टडी करा था। अब चैप्टर नंबर 6 के अंदर अब आता है चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर तो केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखा कि किसी तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से हम डिसीजन मेक करते हैं। अब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है, उनमें से केवल एक को चूज करना है। जैसे कि हमारे पास स्विच बोर्ड है, उसके अंदर हमारे 10 स्विच लगे, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट को हमें रन करना है, जिस डिवाइस को हमें रन करना है, हम केवल उसी का स्विच ऑन करते हैं। तो उसी तरीके से स्विच केस वाला जो फंडा होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है, उसको हम बोलते हैं स्विच केस डिफॉल्ट वाला कंसेप्ट। ये हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर
स्टडी कराता है, जिसको बोलते हैं केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, की जिसको जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग कैसे यूज करेंगे। उसके बाद में आता है कि ये सब तो हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिए। अब प्रोग्रामिंग करते हुए टाइम पे हमारे पास में कई बार ऐसा सिचुएशन आती है कि जैसे पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को हम बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, वैसे ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोड और ब्लॉक हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल जगह पे यूज होने वाला है और उसको हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत पड़ती है। जैसे लूप है, अगर हमें कंटिन्यूअसली किसी को रन कराना तो हमने लूप के अंदर ले लिया, लेकिन अगर जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है एक ही प्रोग्राम के अंदर, उसको 10 जगह पे यूज करना है, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम उस मेन प्रोग्राम से बाहर निकालते हैं, मेन फंक्शन से, तो उसके अलग से नाम देते हैं, वो होता है फंक्शन। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने डिस्कस करा था फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और उनके अंदर पैरामीटर्स किस तरह से पास करते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कैसे होता है, ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने डिस्कस करा था। चैप्टर 9 के अंदर हम देखा था पॉइंटर। पॉइंटर सी प्रोग्रामिंग का जो सबसे एक मेन कंसेप्ट है कि मेमोरी हैंडलिंग प्रोग्रामर के हाथ में होता है। मेमोरी को किस तरीके से यूज करता है, मेमोरी वो प्रोग्रामर खुद डिसाइड कर सकता है। उसी तरीके से पॉइंटर का यूज उनको बोलते हैं पॉइंटर्स का, मतलब पॉइंटर आइडेंटिफाई करता है मेमोरी एड्रेस को। तो फंक्शंस को जब कॉल करते हैं उसके अंदर पॉइंटर का क्या रोल होता है, किस तरीके से फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू पास करते हैं, वो चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कशन करा। अब जिस तरीके से पर्टिकुलर कोड के अंदर एक लूप को यूज करते हैं कि खुद को बार बार कॉल करते रहना हुआ, जब एक खुद फंक्शन अपने आप ही को कॉल करता हुआ चला जाए तो वो होता है रिकर्जन। ये हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कशन करा। रिकर्सिव फंक्शन की क्या एबिलिटी होती है कि जैसे जैसे एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है वो अपने एंड की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब कि अपने डेडलाइन की तरफ जा रहा होता है कि कब उसको फिनिश करना होता है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर देखा डेटा टाइप रिविजिटेड। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के अंदर देखा था कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया। अब हो सकता है कि जैसे इंटीजर हमारे पास 2 बाइट का स्टोर करता है, कैरेक्टर हमारा 1 बाइट का स्टोर करके रखता है, फ्लोट हमारा 4 बाइट का स्टोर करके रखता है। अगर हमारे पास में कोई डेटा ऐसा है जो कि इनकी रेंज से बाहर है, अगर कोई इंटीजर टाइप का डेटा ऐसा है जो कि नॉर्मल इंट के थ्रू नहीं हो सकता, उसको शॉर्ट इंट भी कर सकते हैं, लॉन्ग इंट भी कर सकते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। तो ये डेटा टाइप रिविजिटेड था जो चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम डिस्कस करा। उसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि एक वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर केवल डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके साथ में एक और तीसरी चीज इंक्लूड होती है एट्रीब्यूट के तौर पे, वो बोलते हैं स्टोरेज क्लासेज। स्टोरेज क्लासेज मतलब कि जो हम डेटा टाइप या वेरिएबल को जो स्टोर कर रहे हैं उसके एड्रेस जो शो होगा वो किस पैटर्न के अंदर शो होगा, रजिस्टर के अंदर होगा, मेमोरी के अंदर होगा, किस तरीके से होगा, वो सब चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने देख लिया। अब चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक का जो प्रोसेस देखा उसके अंदर ये हो गया कि हमने सी के बेसिक कंसेप्ट है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब डिस्कशन कर लिया तो उसके बाद में ये आता है कि सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का प्रोसेस भी हमें पता होना चाहिए, तो वो सब कुछ हमने देखा चैप्टर नंबर 12 के अंदर, जिसका हमने देखा कैसे मैक्रो डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल सेट करते हैं। तो एक सी का जो प्रोग्राम होता है पहले सोर्स कोड लिखते हैं, वो फिर कंपाइल होता है, फिर वो रन होता है। एक सोर्स कोड लिखने से लेकर EXE फाइल कन्वर्ट कैसे होती है ये हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 के बाद में अब हमारे पास में आता है कि बेसिक कंसेप्ट तो हो गए हैं। अगर हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सिमिलर टाइप के डेटा टाइप जो है वो बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो इसका अल्टरनेट हमने निकाला एरे के नाम से कि इस तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं हम एरे के अंदर, जो कि हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर डिस्कस करा। अब एरे के भी कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं, 2D एरे हो सकता है, 3D एरे हो सकता है, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर। तो अब इनको डीप में बताने की जरूरत नहीं कि 2D एरे क्या होता है, 3D एरे क्या होता है। अब 2D एरे जैसे होता है तो जैसे इंटीजर न्यूमेरिकल एरे जो होते हैं उनको बोलते हैं एरे या 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे। लेकिन जब कैरेक्टर एरे के ऊपर बात करते हैं तो उसका हम एज स्ट्रिंग की तरह यूज करते हैं, नॉर्मल एरे की तरह भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को मिला के मल्टीपल वर्ड्स के साथ में हैंडल करना हो, और चैप्टर नंबर 15 में हमने देख लिया। अब मल्टीपल स्ट्रिंग हैंडलिंग मतलब कि जैसे 2D एरे हो गया, 3D एरे हो गया, वैसे ही अगर कैरेक्टर टाइप का एरे 2D हो या 3D हो तो उसको बोल देते हैं हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रिंग। तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हैंडलिंग के लिए मतलब एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना, किसी के अंदर कॉन्करेंट करना, किसी में से आइडेंटिफाई निकालना, कैरेक्टर फाइंड करना, ये सब कुछ हम चैप्टर नंबर 16 के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 17। देखिए हमारे पास में डेटा टाइप हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, लेकिन हमारे पास में रियल लाइफ के अंदर सिनेरियो ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है स्टोर करके, तो उसके अंदर एम्प्लॉय का नाम स्ट्रिंग टाइप का हो गया, उसकी सैलरी एक न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यू हो गई, और उसकी एज हो गई। ये सब कुछ अलग अलग टाइप के डेटा टाइप हो सकते हैं जो कि हमें एक ही तरह से रिकॉर्ड करना हो, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास में आता है स्ट्रक्चर। और फाइल हैंडलिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो भी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है कि जब हम फाइल के अंदर डेटा शो करेंगे वो भी स्ट्रक्चर बेस्ड का यूज करके करेंगे। अब
स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो यूजर अपने हिसाब से डेटा टाइप डिक्लेयर कर दे तो वो स्ट्रक्चर के थ्रू डिक्लेयर कर सकता है। चैप्टर नंबर 18 के अंदर में डिस्कस करा था किस तरीके से कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, कि जैसे प्रिंटअप कैसे काम करता है, स्कैनअप कैसे काम करता है, एस प्रिंटअप कैसे काम करता है, एस स्कैनअप कैसे काम करता है। मतलब कि जितने भी ऑप्शंस हमारे पास में कंसोल के अंदर इनपुट आउटपुट के, वो हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब क्या, कंसोल क्या होता है, हमारी कीबोर्ड और एक विजुअल डिस्प्ले इन यूनिट, ये दोनों मिलाकर के कंसोल बनाते हैं कि कहीं पे हम इनपुट कर रहे हैं उसका आउटपुट हमें कुछ दिखना चाहिए इमीडिएटली, वो होता है कंसोल। अब आगे चैप्टर नंबर 19 के अंदर, चैप्टर नंबर 19 है फाइल इनपुट आउटपुट। जैसे कंसोल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे, वैसे ही फाइल इनपुट आउटपुट के अंदर फाइल रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सब कुछ करेंगे कि फाइल कैसे ओपन होती है, कैसे क्रिएट होती है, कैसे उसके अंदर रीड करते हैं, कैसे उसको क्लोज कर सकते हैं, ये सब कुछ पार्ट है चैप्टर नंबर 19 का। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस कितने तरीके हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर दो है, कंसोल इनपुट आउटपुट एंड फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन। कंसोल के अंदर क्या था, फंक्शन टू रिसीव इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड राइट आउटपुट टू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। लेकिन फाइल ऑपरेशन का क्या है, फंक्शंस टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन ए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का मतलब क्या है कि जब भी हम हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी डेटा सेव करते हैं, किसी न किसी फाइल के थ्रू सेव करते हैं। फाइल का मतलब है वर्ड की फाइल अगर आप ओपन करें तो या तो डॉट डीओसी के साथ में होगी या डॉट डीओसीएक्स के साथ में होगी, ये फाइल के एक्सटेंशन है। अब डॉट टीएक्सटी फाइल भी हो सकती है, डॉट पीडीएफ फाइल भी हो सकती है। इन सभी फाइल्स को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उससे पहले जाने से पहले ये होना चाहिए फाइव फाइल ऑपरेशंस रिक्वायर्ड और हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डिस्क। कि जो फाइल होती है, फाइल के अंदर ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, कि फाइल किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से रिट्रीव करेंगे, इन सब का स्टेप होता है, वो सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा, हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डिस्क। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी डेटा कैसे होगा, हम सी प्रोग्राम सबसे पहले सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड को कंपाइल करके उसको फाइनल आउटपुट बना लेते हैं जो कि किसी भी सिस्टम के ऊपर रन होता है। अब जब सिस्टम रन होगा तो उसके अंदर कोई डेटा एंट्री करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के सेव होगी, तो सेव होगी। अब वो सेव किस तरीके से होगी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब हम जाएंगे तो किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करने के ऊपर किस तरीके से वो काम करेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है। प्रोग्रामर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिपेंड होता है कि विंडोज के लिए किस तरीके से कोड लिखना है, एप्पल के लिए किस तरीके से लिखना है, या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किस तरीके से लिखना है, ये सब हम इन सब के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात आता है फाइल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको हम ओपन करते हैं। तो फाइल ओपन करना, फाइल क्रिएट करना, ये लगभग हम दोनों एक ही फंक्शंस के थ्रू काम करते हैं। ये डिपेंड करता है मोड के ऊपर कि किस मोड के अंदर हम काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद में जो फाइल खुल गई है उसमें से डेटा को रीड भी कर सकते हैं, उसमें डेटा को राइट भी कर सकते हैं, और उसके अंदर कर्सर को मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने जो स्लाइड है उसके अंदर हम कर्सर मूव कर रहे हैं, अभी यहाँ पे ले, यहाँ पे उसको यहाँ सेट करना है कि यहाँ सेट करना है, जैसे पॉइंटर मूव कर रहा है वैसे कर्सर को मूव करवाना है, या फाइल के अंदर जो पॉइंटर है उसको मूव करवाना है, ये सब कुछ उसके अंदर होगा। लास्ट में सारा कुछ काम होने के बाद में फाइल को हम इजीली तरीके से क्लोज कर देते हैं। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में देखेंगे फाइल को किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो कौन कौन से मोड उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।